बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से तथा सुरक्षित होंगे। और मुझे इस बात की भी पूरी आशा है कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा जो भी कार्य ई लर्निंग के द्वारा आपको भेज रहा है, वो सब कार्य आप बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे और कर भी रहे होंगे। तो अपने आज के विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले हमने अपने पिछले कक्षा में क्या क्या किया, पहले उस पर एक चर्चा कर लेते हैं। जैसे अब पिछले सप्ताह मैंने आपको मीरा और उसके प्रश्न उत्तर जो है वो करवाए थे, और आपको एक विज्ञापन जो है कैसे लिखा जाता है उस पर भी हमने चर्चा की थी, और उसके नियम भी मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जो कार्य भी हम आपको करवा रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। तो विज्ञापन को भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, उसके नियमों को जाना होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आपको वर्कशीट कार्य के लिए दी गई है, आप उसको भी बहुत अच्छे से करोगे। ये बच्चों, आज के विषय की बात करते हैं। आज जो पाठ हम करने वाले हैं वो आपकी जो स्पर्श भाग 2 पुस्तक है उसका पाठ है, और वो जो पाठ है उसका नाम है कारतूस, और उसके लेखक का नाम है हबीब तनवीर। जो पाठ का जो नाम है कारतूस, एक मिनट के लिए तो आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि कारतूस ये कैसा नाम हुआ पाठ का, और कारतूस अर्थात क्या मतलब है इसका। वैसे मुझे लगता है बहुत से बच्चों को कारतूस का मतलब पता होगा। कारतूस जो बंदूक या पिस्तौल में डाली जाने वाली गोली होती है उसे कहते हैं कारतूस। एक हथियार की तरह इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पाठ में कारतूस के विषय में क्या क्या बताया गया है, और ये जो कहानी है वो किस समय की है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो अब बच्चों, हम कहानी का उद्देश्य क्या है उस विषय पर चर्चा करेंगे। कहानी का पहला उद्देश्य भारतीयों द्वारा आज़ादी की प्राप्ति के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ किए गए संघर्ष को प्रस्तुत करना। दूसरा उद्देश्य एक बहादुर व्यक्ति के कारनामों का वर्णन करना। और तीसरा उद्देश्य स्वदेश प्रेम की भावना को उजागर करना। तो इन उद्देश्यों को पूरा करते हुए ही ये कहानी जो है वो लिखी गई है। पता है बच्चों, जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे ना, तब हमें उस समय की याद आएगी जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, और उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए भारतीयों ने बहुत संघर्ष किया। और इस कहानी में भी एक ऐसे व्यक्ति के संघर्ष की कहानी का वर्णन किया गया है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चों से ये कहूँगी कि आप सबके पास हिंदी की पुस्तकें हैं, तो सभी बच्चे अपनी अपनी जो पुस्तक है वो खोल लीजिए। तो सबसे पहले जैसे हम कक्षा में पढ़ते थे, जैसे हम पहले पाठ प्रवेश पढ़ा करते थे, और पाठ प्रवेश जिसमें पाठ की पूरी कहानी जो है उसका निचोड़ दिया होता है, हम उसको पढ़ेंगे। तो अब दोबारा से कहूँगी कि बच्चों अपनी अपनी किताबें जो हैं वो अपने अपने पास रख लीजिए और इस पाठ को खोलिए। पाठ का नाम है कारतूस और लेखक का नाम है हबीब तनवीर। तो बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि आप सब ने अपने अपने हाथों में अपनी हिंदी की पुस्तक ले ली होगी तथा आपने पाठ भी खोल लिया होगा। तो हमारे पाठ का नाम है कारतूस और लेखक का नाम है हबीब तनवीर। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ना तो नाटक है, ना ही ये कहानी, बल्कि ये एकांकी है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये एकांकी क्या होता है। तो बच्चों, मैं आपको ये बताऊं कि हिंदी गद्य में अनेकों विधाएं हैं। जैसे कहानी है, जैसे नाटक है, जैसे एकांकी है। लेकिन नाटक और एकांकी में अंतर क्या है? नाटक एक बहुत बड़ी रचना होती है, नाटक अर्थात प्ले, और एकांकी जो होता है ये एक छोटी सी रचना होती है। इसमें कहानी के केवल एक भाग को ही दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक एकांकी है, इसमें केवल एक हिस्सा जो है वो दिखाया गया है, उसी पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो
तो पाठ प्रवेश की बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अंग्रेज़ आखिर भारत में आए क्यों थे, उनका मुख्य लक्ष्य क्या था। वैसे तो वो भारत में केवल व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे ना, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जब भारत की धन संपदा को देखा तो उन्होंने भारत पर कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन जब भारतीयों को अंग्रेज़ों की इस मंशा अर्थात उनके मन के अंदर जो दुर्भावना थी उस विषय में पता चला, तो भारतीयों ने भी अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। ये सब तो आपको पता ही होगा कि आज़ादी की लड़ाई जो है वो बहुत देर तक चली और कितने लोगों की जानें जो हैं उस समय चली गई केवल भारत को आज़ाद करवाने के लिए। इस पाठ में भी एक ऐसे ही जाबाज सिपाही के कारनामे जो हैं उनका वर्णन किया गया है और किस प्रकार से उसने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए कौन कौन से प्रयास किए, क्या क्या कोशिश की, इस विषय में हम पढ़ेंगे। और उसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि वो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना चाहता था और उसकी वीरता और जांबाजी के कारण तो जो अंग्रेज़ थे, उनके जो अधिकारी थे, वो भी उसकी वीरता को मानने के लिए मजबूर हो गए थे। ये सब बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये पाठ हम 2 भागों में पढ़ेंगे। आज एक भाग पढ़ेंगे और कल इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आज हम आधा पाठ ही पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। क्योंकि ये एकांकी है तो इसमें पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 4 पात्र हैं। कौन कौन से? जैसे कि एक कर्नल है, एक लेफ्टिनेंट है, एक सिपाही है और एक सवार है। ठीक है, सवार मतलब आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये कहानी पढ़ते जाएंगे आपको जितने भी इसमें पात्र और कैरेक्टर हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगला, ये जो जितने भी पात्र हैं, वैसे तो अगर हम कक्षा में होते तो मैंने आप में से किसी एक एक को ये सारे पात्र जो है वो दे देने थे और सभी ने अपने अपने जो डायलॉग हैं, अपने अपने संवाद जो है वो बोलने थे। ठीक है, तो अब हम अगर कक्षा में नहीं हैं तो आप घर में ही अपने परिवार के सदस्यों को ही एक एक पात्र जो है वो बना दीजिए। चाहे मम्मी पापा को कर्नल और लेफ्टिनेंट बना दो और अपने आप सिपाही या सवार बन जाओ और अपने भाई या बहन को सिपाही या सवार में से कोई एक कैरेक्टर या पात्र दे सकते हो आप। और अगर आप सभी को पात्रों के विषय में बता दोगे तो सभी अपने अपने ही डायलॉग जो है वो बोलेंगे। तो मुझे लगता है कहानी पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो ठीक है, तो ऐसे ही आप ज़रूर करना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो हमने पात्रों के विषय में तो पढ़ लिया, जान लिया कि कितने पात्र हैं इस कहानी में। अब ये जितना भी घटनाक्रम घटा है ये उसमें कितना समय लगा इसके विषय में भी बताया गया है कि ये पूरी की पूरी घटना जो है वो कितने समय में घटी। 5 मिनट में। ज़माना, किस ज़माने की बात की जा रही है? सन 1799 की। हमें आज़ादी मिली थी 1947 को, लेकिन उससे भी पहले की बात है ये। और समय, किस समय का वर्णन किया गया है? रात्रि का समय है, अर्थात रात का समय है। और स्थान, जगह कौन सी है? गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। जो अब हम कहानी का आरंभ करते हैं। कहानी का आरंभ जब होता है तो एक जंगल का दृश्य दिखाया गया है। जंगल में कर्नल तथा लेफ्टिनेंट जो है वो खेमा डाले हुए हैं। और खेमा क्या होता है? जैसे टेंट लगाया हुआ है और उस टेंट में कर्नल तथा लेफ्टिनेंट जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब इन्होंने जंगल में रात के समय वहाँ पर क्यों डेरा डाला हुआ है, उनके सिपाही भी उनके साथ हैं, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण जब वो आपस में बातचीत करेंगे तब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और उनके खेमे में उनके
जो टेंट है उसमें लैंप जला हुआ है, और लैंप जलने का कारण क्या है कि रात का समय है, ठीक है। और उनकी बातचीत का विषय जो है वो है वज़ीर अली। जो बातचीत जो है वो शुरू हो जाती है। कर्नल जो है वो लेफ्टिनेंट से ये कहता है कि जंगल की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही ख़तरनाक होती है। और आगे से लेफ्टिनेंट क्या कहता है, कहता हफ्तों हो गए हैं यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वज़ीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। अब यहाँ पर हाथ ना लगना, अगर आपको याद होगा जब हम पाठ पढ़ते हैं तो पाठ पढ़ते पढ़ते बहुत से मुहावरे जो हैं उनका प्रयोग पाठ में किया गया है, तो साथ साथ में उन मुहावरों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हाथ ना लगना का मतलब होता है पकड़ में ना आना। अब यहाँ पर वज़ीर अली के बारे में बात हो रही है कि वज़ीर अली कैसा इंसान है जो पकड़ा ही नहीं जा रहा है। कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है वो वज़ीर अली के साथ साथ रॉबिन हुड के कारनामों को भी याद कर रहे हैं। अब ये रॉबिन हुड जो है वो कौन है? रॉबिन हुड भी एक ऐसा इंसान था जो कि गरीबों की हमेशा मदद किया करता था। अमीरों से धन लूटकर वो गरीबों में बांट दिया करता था और कभी किसी की पकड़ में भी नहीं आता था। इसलिए वज़ीर अली की तुलना जो है वो रॉबिन हुड के साथ कर दी है। तो अब वज़ीर अली की जैसे जैसे वो बात कर रहे हैं उन्हें उसकी शक्ति का एहसास भी साथ साथ में हो रहा है। जो अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी, आखिर ये वज़ीर अली है कौन? वज़ीर अली जो है वो अवध का नवाब है और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उसके मन में नफ़रत भरी हुई है। अब कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। कहते उसने केवल 5 महीने ही शासन किया, राज किया, लेकिन इन 5 महीनों में ही उसने अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में पूरी की पूरी तरह से वो कामयाब हो गया था। अर्थात जितनी देर भी उसने अवध पर राज किया उतनी देर में अंग्रेज़ों का शासन अपने राज्य में चलने नहीं दिया। यही उसकी वीरता का परिचय है। अब बीच में वज़ीर अली के परिवार के सदस्यों की चर्चा होने लगती है। अब वज़ीर अली के परिवार में है कौन कौन? सबसे पहले वज़ीर अली के पिता आसिफुद्दौला तथा चाचा सादत अली का वो वर्णन करते हैं। अब आसिफुद्दौला और सादत अली वास्तव में है कौन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वज़ीर अली के पिता जो हैं वो आसिफुद्दौला हैं और उसके चाचा जो हैं वो हैं सादत अली। बच्चों, आपको इन पात्रों को बड़े ध्यान से अपने दिमाग में रखना होगा कि जो वज़ीर अली है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है, वो अंग्रेज़ों से नफ़रत करता है और ठीक वैसे ही उसके पिता भी हैं। उसके पिता जो हैं वो कौन है? आसिफुद्दौला, वो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत है सादत अली। सादत अली जो वज़ीर अली का चाचा है वो अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ है, वो अंग्रेज़ों से नफ़रत नहीं करता है। इसलिए वज़ीर अली को अपना चाचा जो है सादत अली वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और सादत अली को भी वज़ीर अली और उसके पिता जो है अर्थात उसका जो भाई है आसिफुद्दौला वो भी अच्छा नहीं लगता है। अब आगे जो सादत अली है उसके मन की बात जो है वो उसको बयान कर रहे हैं कर्नल और लेफ्टिनेंट। तो पात्रों के बारे में वैसे आपको पता लग गया है कि जो आसिफुद्दौला है और जो सादत अली हैं वो आपस में भाई भाई हैं। आसिफुद्दौला बड़ा है इसीलिए सादत अली जो है वो छोटा है, इसीलिए सादत अली को वज़ीर अली का चाचा कहा गया है। अब जब आसिफुद्दौला के यहाँ वज़ीर अली ने जन्म लिया तो सादत अली को ये लगा कि जैसे उसकी मौत ने जन्म ले लिया हो, क्योंकि पिता तो पहले ही अर्थात जो सादत अली है उसका भाई जो है आसिफुद्दौला वो तो पहले ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था। तो उसने ये सोचा कि वज़ीर अली, अब जैसे वज़ीर अली ने आसिफुद्दौला के यहाँ जन्म ले लिया है तो वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चलेगा। इसलिए सादत अली ने कोशिश करके वज़ीर अली को अवध के नवाबी पद से हटा दिया, अर्थात उसको राजा नहीं बनने दिया। मतलब कितने देर के लिए वो राजा बना था? सिर्फ 5 महीने के लिए। उसके बाद कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है
वो ये आपस में बात कर रहे हैं कि सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने का कारण क्या है। कि अंग्रेज़ अधिकारी ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह सादत अली जो है वो अवध के तख्त पर बैठ जाए, अर्थात वो राजा बन जाए। अब राजा बनाने के पीछे कारण क्या है? अब पहला कारण तो बच्चों अभी आप समझ गए होंगे कि सादत अली जो है वो अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ है, और सादत अली जो है वो बहुत ही ऐश पसंद आदमी है। इसलिए उसने क्या किया हुआ है, उसने अपनी आधी जायदाद जो है वो अंग्रेज़ों के नाम कर दी है, और उसके साथ साथ 10 लाख रुपए भी उन्हें दे दिए हैं। अब कर्नल और लेफ्टिनेंट ये कह रहे हैं कि सादत अली जो है वो खुद भी मज़े कर रहा है और हम भी मज़े कर रहे हैं। इसलिए कर्नल और लेफ्टिनेंट ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह जो सादत अली है वो अवध का राजा बन जाए। इसलिए उन्होंने वज़ीर अली को राजा के पद से हटा दिया है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब कर्नल और लेफ्टिनेंट जो हैं ये बातें कर रहे हैं कि सारे के सारे जो राजा हैं अलग अलग राज्यों के, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो है बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं। और उन योजनाओं का कारण क्या है? जो वज़ीर अली है, जो अलग अलग राज्यों के जो राजा हैं उनको आपस में मिला रहा है, अर्थात उनको अपने साथ मिला रहा है। वो किस लिए? ताकि उसकी ताकत बढ़ सके और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ उस ताकत का प्रयोग कर सके। तो यहाँ पर 3-4 राजाओं के नाम आएंगे, तो बच्चों आपको उन राजाओं के नाम जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। जैसे लेफ्टिनेंट कह रहा है कि वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह जो है शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। और फिर कर्नल कहता है कि अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया, और फिर शमसुद्दौला ने भी। अब लेफ्टिनेंट ये पूछ रहा है कि शमसुद्दौला है कौन? तो वो कहता है कि जो बंगाल का नवाब है उसका रिश्ते का भाई लगता है, वो भी बहुत ख़तरनाक आदमी है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अर्थात अंग्रेज़ों के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। अब लहर दौड़ना क्या होता है? कंपनी के खिलाफ लहर दौड़ना का मतलब है कि सारे के सारे राजा जो हैं वो वज़ीर अली जो है उन सभी को इकट्ठा कर रहा है और अपनी ताकत बढ़ा रहा है, ताकि वो अंग्रेज़ों को बाहर निकालने में कामयाब हो सके। इसलिए केवल वज़ीर अली नहीं है जो अंग्रेज़ों को बाहर निकालना चाहता है, बल्कि भारत का हर एक राज्य जो है उनमें जितने भी लोग हैं या उनके जो राजा हैं वो भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह अंग्रेज़ जो है वो भारत छोड़कर चले जाएं। इसलिए ये कहा गया है कि कंपनी या अंग्रेज़ों के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। अब लेफ्टिनेंट और कर्नल जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और उनकी परेशानी का कारण क्या है? उनकी परेशानी का कारण है वज़ीर अली। अब कितने दिन हो गए हैं उन्हें जंगल में डेरा डाले हुए, लेकिन वज़ीर अली उनके हाथ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन रह रहकर उन्हें वज़ीर अली की बहादुरी के किस्से जो हैं वो याद में आ रहे हैं। ठीक है, अब वो अगला किस्सा जो है वो याद कर रहे हैं। वो किस्सा है क्या? वज़ीर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या करना। ये बहुत बड़ी बात है कि वज़ीर अली ने कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील की हत्या आखिर क्यों की? तो बच्चों अब जो कर्नल है और जो लेफ्टिनेंट है वो आपस में वज़ीर अली की बहादुरी की चर्चा कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर अली जो है वो ज़ाती तौर पर भी बहुत ज़्यादा बहादुर है। इसीलिए वो साथ में ये कह रहे हैं कि वज़ीर अली के साथ जो है वो बहुत ही कम सिपाही हैं, बहुत ही मुट्ठी भर सिपाही हैं। मुट्ठी भर सिपाही अर्थात बहुत ही कम सिपाही हैं, लेकिन इतने कम सिपाही होने के बावजूद भी वो इतना दमखम रखता है कि पूरी अंग्रेज़ प्रशासन को उसने हिलाकर रख दिया है, और सारी की सारी अंग्रेज़ अधिकारी जो हैं वो उसको पकड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जो है वो ये पूछ रहा है कर्नल से, आखिर ये कंपनी के वकील की हत्या की क्यों? तो कर्नल जो है वो आगे से उसे बताता है कि क्यों वज़ीर अली ने
कंपनी के वकील की हत्या की। तो कहता सबसे पहले हुआ क्या था कि जब वज़ीर अली को उसकी पोस्ट से हटा दिया, अर्थात उसके पद से हटा दिया, उसे राजा के पद से हटा दिया गया और उसे जो है वो बनारस भेज दिया गया। और उसे बार बार जो है गवर्नर जनरल जो था उसे बार बार कलकत्ता बुलाता था। अब भेजा उसे बनारस है और बार बार बिना किसी कारण के उसे कलकत्ता बुलाना, तो ये जो है ये बात वज़ीर अली को हज़म नहीं हो रही थी। तो इसकी शिकायत करने के लिए वज़ीर अली जो है वो कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल जो है वो बार बार उसे कलकत्ता में क्यों बुलाता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की बल्कि उसे बुरा भला सुना दिया और ये बात वज़ीर अली बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो उसने उस वकील की हत्या ही कर डाली। उसने खंजर से वकील की हत्या कर दी, उसे जान से मार दिया। तो आज की कहानी जो है हम यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद वज़ीर अली ने क्या किया, किस प्रकार से उसने अपनी वीरता का परिचय दिया, उसने कर्नल और लेफ्टिनेंट के साथ क्या किया, इन सब बातों पर चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।